This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं वो होती हैं जनाब मुल्क की मईशत, इकॉनमी, फ़ाइनेंस, बिज़नेस से स्टॉक मार्केट, मुकामी और बैनुल-अक़वामी, और कुछ नज़र डाल लेते हैं डेली टाइम्स की शह सुर्खियों की जानिब। तो आज अहम शह सुर्खियों की जानिब मैं इतनी ज़्यादा नज़र नहीं डालूँगा क्योंकि सूरज के नज़दीक जाने से इंसान के पर जल जाते हैं, तो बिला वजह मैं अपने पर नहीं जलाऊँगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ और जायज़े हम आपके सामने पेश करें। अपने बिज़नेस एंड फाइनेंस पेज से मेरे साथ मुआवनत करते हैं जनाब जुनैद गुल साहब। उनका तारुफ़ कराता चलो। वेलकम जनाब जुनैद गुल साहब। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नाज़रीन। नाज़रीन, बाकायदा तौर पर अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इसी के साथ आदाब अर्ज़। चंद लोगों की शिकायत है कि अली भाई आपको क्या हो गया, आप इतने ज़्यादा संजीदा क्यों हो गए। भाई असल में मैं संजीदा कतई नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। कल भी मैंने आपको बताया था कि मैं बेइंतहा शरारती हूँ, लेकिन बच्चा भी जब क्लास में जाता है तो उस्ताद के हिसाब से अपने मिजाज तब्दील कर लेता है। तो मैंने भी अपने मिजाज तब्दील कर लिए। जनाब वाला, सबसे पहले जुनैद साहब ज़रा स्टॉक एक्सचेंज की खबर बताएं। सर, पॉजिटिव मोमेंटम गेन्स 461 पॉइंट्स एट 32,146। दैट वाज द सो वो साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस हो गया, एक और क्रॉस हो गया। चलें, व्हिच इज गुड। अच्छा, वैसे बाय द वे इट्स बीन गुड न्यूज़ फॉर ऑल द मार्केट्स वर्ल्ड वाइड एज वेल। तो इट्स लाइक इट्स मूविंग अपवर्ड्स, ऑयल इज मूविंग अपवर्ड एज वेल, तो इट्स बीन गोइंग अप। तो ये आई थिंक दैट्स द रिजल्ट व्हाई इट्स गोइंग अपवर्ड एज वेल इन पाकिस्तान एज वेल। तो हाँ, मतलब इसके दो ज़ाविये हैं। लोग हमेशा पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट के अब जो बढ़ने की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। एक तो देखें ना, वही अपना जो हमेशा बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, कि तारीख़ जो है वो ख़ुद को दोहराती है। जो चीज़ माजी में होती रही है वो मुस्तकबिल में भी कभी ना कभी होगी, और हाल में भी उसकी कोई ना कोई निशानी ज़रूर दिखाई देगी आपको। तो अब कभी कभार क्या होता है कि मार्केट स्टार्ट्स टेकिंग अ रैंडम वॉक। दैट मीन्स जैसे कभी कभार आप घर से खफा हो जाएं, कभी कभार हम लोग खफा हो जाते हैं बैगमात से, तो घर से निकल पड़ते हैं, तो कभी किसी रास्ते निकल जाते हैं, कभी किसी रास्ते निकल जाते हैं। गुस्से की बात होती है ना, नॉट मी, रैंडम वॉक। नहीं, मैं अपने पे बोल रहा हूँ भाई, आपकी बात नहीं कर रहा। मैंने आपको कभी मिलाया ही नहीं। नहीं, मैं वैसे नहीं, रैंडम वॉक के माने ये हैं कि घर से निकल के वॉक करना, कभी इसी रास्ते पे कभी उस रास्ते पे। अच्छा, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ। दिस इज एक्चुअली टेक्निकल टर्म एंड जो है रैंडम वॉक। आसान मिसालों में समझाता हूँ ताकि लोगों को पता लग जाए। रैंडम वॉक जो है, इसमें मैं भी नहीं हूँ भाई, वो जो आप जिस तरफ ले गए बात को, मैं बिल्कुल इस तरह नहीं सोचता। रैंडम वॉक के माने ये है कि मार्केट कोई भी समत ले रही है, उसके ख़बरों से या तारीख़ी तौर पर किसी चीज़ से रिश्ता नहीं बन रहा। लेकिन अब मैं आपको सच बात बताऊँ, ये मुमकिन नहीं है। अब वजह उसकी ये है कि अब तारीख़ी वाक़यात या बैनुल-अक़वामी मंडियों के अंदर जो चीज़ें, जो मामलात पेश आ रहे हैं, वो आपको पाकिस्तान की मंडी पर, स्टॉक मार्केट के ऊपर असरअंदाज होते दिखाई देंगे। शॉर्ट टर्म में ना भी हो, मीडियम टर्म में होगा ये। देखिए, ये 2008 की आपको बात बतलाता हूँ। तब लोग कहते थे कि पाकिस्तानी मार्केट दुनिया की मार्केट के साथ हमारा रिश्ता मुनक़ता है, हम आज़ाद हैं, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर उसके बाद धड़ाम से मार्केट नीचे गिरी। इसके बावजूद कि पता था कि मार्केट गिरेगी, चंद लोग जो कि मार्केट के अंदर बासर थे, अब इन्वेस्टिगेशनें भी हो रही हैं, आपको पता है, रिपोर्टें वगैरह भी आ रही हैं, तो उसमें चंद लोगों ने अपने ज़ाती मुफाद की खातिर इस राज को लोगों पर फाश नहीं किया। खुला राज था, ये ओपन सीक्रेट जिसे कहते हैं, कि बैनुल-अक़वामी मार्केटें जो हैं वहाँ पर अजीब किस्म का एक तूफ़ान आ चुका है, और लोगों को कहना शुरू कर। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा ड्रामा क्या किया, दूसरा ड्रामा, और यहाँ अखबारों के अंदर आर्टिकल लिखवाए अपने मुफाद पे कि जी हमारी मार्केट बड़ी स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली। जो एक 3-4 लफ्ज़ इनको अंग्रेज़ी के याद हो जाते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, 3-4 लफ्ज़ सॉरी हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, फंडामेंटल, ठीक है, लेवरेज प्रोडक्ट। अंग्रेजी के 4-5 लफ्ज़ ही आते हैं, बाकी तो और कोई लफ्ज़ आते नहीं। थैंक यू, बेसिकली, हैं, ये आपको पता होगा एक्चुअली, ठीक है। अब ये बात ये कि ये यहाँ पे फंस गए बेचारे। हाँ, तो अब हुआ क्या कि मार्केट कोलैप्स कर गई। अच्छा, यही चीज़ उन्होंने दुबई के बारे में भी कही, क्योंकि दुबई के जो रियल एस्टेट के जो लोग थे, उन्होंने यहाँ पे पैसा लगा, उनका दुनिया के साथ दुबई का ताल्लुक मुनक़ता है। क्या हुआ, 6 महीने के बाद जब वो उसका एक, जिसे कहते हैं ना शॉक वेव कहते हैं उसे, शॉक वेव जब हिट की दुबई को, सारे पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात
जिन्होंने एमिरेट्स हिल पे घर लिया हुआ था, फलां जगह अपार्टमेंट लिया हुआ था, फलां जगह ये लिया हुआ था, हैं? इन्होंने तो पता नहीं वहां भी नहीं छोड़ा था, कौन सी जगह, अलैन क्या कहते हैं, वहां भी नहीं छोड़ा था इन्होंने, प्लाट ले लेके। मतलब अरब परेशान हो गए। मतलब अरब कह रहे हैं कि यार ये कैसे, इनका दिमाग सही है क्या, इनका दिमाग खराब तो नहीं हो गया, ये कोई हैदराबाद के पागल खाने से तो नहीं आए कि सारी दुनिया की रियल एस्टेट कोलैप्स कर रही है, यहाँ हम रेगिस्तान के दरमियान बैठे हुए, कोई यहाँ पे 1 रुपया टक्का खर्चने के लिए तैयार नहीं है, और ये पाकिस्तानी आके यहाँ पे भी ओपन प्लॉटों में पैसे लगा रहे हैं। इनका दिमाग ठीक है, लेकिन फिर अरबों ने कहा अगर किसी का दिमाग खराब है तो सानू की। मेरा एक दोस्त कहता था, मेरा एक दोस्त बहुत मशहूर लॉयर, आजकल उसकी तबीयत नासाज है लेकिन बहुत मशहूर लॉयर, उसने मुझे एक दफ़ा कहा यार अक्लमंद आदमी पाकिस्तान में भूखा नहीं मर सकता। मैंने कहा क्यों? कहता है जब तक बेवकूफ़ जिंदा हैं अक्लमंद कभी भूखा नहीं मरेगा। और कहता है कि यहाँ पर एक ढूंढो 1000 मिलेंगे। अक्लमंद अक्लमंद अक्लमंद, बेवकूफ़ों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो गए लोग। सर ये मैं सिर्फ आपको इस वजह से बता रहा था क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट बिहेवियर होता है कभी कभार इसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अब रियल एस्टेट के मुतालिक एक आर्टिकल लिखा गया जिसकी रेफरेंस आपने दी, मैं चाहूंगा उस पर भी थोड़ा सा आप डिस्कस कीजिएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कौन सा आर्टिकल? सर एक आर्टिकल आया किसी अखबार में आया कि पता नहीं रियल एस्टेट की मार्केट, अब ये नहीं समझा कि उस सहाफी को तो बेचारे को थोड़े से आपने पैसे देने थे तो वो आर्टिकल लिख देता और उसमें फॉल्स किस्म की रिसर्च भी प्रेजेंट कर देता। सर चले ना मेरे सर, इसका आसान तरीका पता है क्या है? एडवर्टाइज कर दें किसी फिक्टिशियस चीज को, या फिर आप क्या करें कि किसी रियल चीज को एडवर्टाइज कर दें, रिस्पॉन्स देख लें, 8 करोड़ का हो गया 500 गज का घर। अच्छा बायर कहाँ है? बायर तो नहीं है। साहिल की पट्टी के ऊपर इतने की हो गए प्लॉट, बायर कहाँ है? बायर है नहीं। ओ भाई असल बात यह है कि बायर होना जरूरी है। मैं घर पे बैठा कहता रहूं मेरी प्रॉपर्टी 15 लाख की हो गई, 15 करोड़ की हो गई, 50 करोड़ की हो गई, मुझे बायर चाहिए ना। और चलो वहां पे देख लो रोजाना कितनी डीलें हो रही हैं, पता लग जाएगा रियल एस्टेट की क्या कंडीशन। अब जितने लोग फंस गए हैं हमारे यहाँ, करप्शन का पैसा जिनका फंस गया इस काम के अंदर, वो अब नोटू भर भर के उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं। जी सर। सर खुर्रम दस्तगीर साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है। एज यू आई ऑलवेज से वन ऑफ माय फेवरेट मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का फेवरेट मिनिस्टर है यार। बेनिफिट्स ऑफ जीएसपी प्लस स्टेटस नॉट विजिबल इन पाकिस्तान। किसने ने बोला है ये कहते हैं जी एक्स चेयरमैन ऑफ टीडैप। अच्छा मैंने भी परसों टीडैप के बहुत ही पुराने ब्यूरोक्रेट हैं मीर नासिर अब्बास साहब, उनका इंटरव्यू मैंने अपने प्रोग्राम में किया था। जो बातें उन्होंने की हैं आज खबर में वही बातें उन्होंने अपने प्रोग्राम में बताई थी कि इट्स अ वेरी एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन विद वेरी क्लियर मैंडेट एंड वेरी क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड स्ट्रैटेजीज एंड प्लान सेटअप, बट हमारी जो मिनिस्ट्री है ना उसको इस्तेमाल नहीं कर रही है। छोटी सी मिसाल उन्होंने उसकी ये दी कि एक होता है EDF विच इज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड, वो सालाना जो है ना कोई 2-3 अरब रुपए बनते हैं, तो वो आना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड के पास, जो कि जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब जो कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मिनिस्टर हैं, उनके पास आना चाहिए, वो पास ऑन करें टीडैप को, एंड देन टीडैप वुड यूटिलाइज इट टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान। अब वो कैसे यूटिलाइज करें? बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे कैन डू एज टीडैप। उसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं वो कहते हैं। एक तो ये कि टीडैप के जो इनकम्बेंट जो वो हैं पोजीशन जो होल्डर्स हैं, जो पोजीशन होल्डर्स हैं, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। वो कहते हैं वो सिफारशी भरे हुए ट्रेड ऑफिसर दुनिया भर में सिफारशी लगाए हुए होते हैं। जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट उन्होंने अपनी सिफारशी भेज दी है, नवाज शरीफ ने अपने भेज दी है। सर मैं इसमें एक बात कहना चाह रहा हूँ सर कि ये GSP प्लस के होने के बावजूद 20%, 22% डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स इज शेमफुल। और ये साहब वही बातें कर रहे हैं जो हमने प्रोग्राम में अपने की थी। मुझे अच्छा जब मैं ये खबर पढ़ रहा था ना तो मुझे लगा कि उनकी शायद कोट किया गया है नासिर अब्बास साहब को, बट नाम कोई और था। तो बेसिकली द न्यूज़ इज द बेनिफिट ऑफ GSP इज नॉट विजिबल इन पाकिस्तान। वो खुर्रम दस्तगीर जो मर्जी आके कह ले टीवी के ऊपर, वो यही बोलते हैं सब सही है, विच इज नॉट द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट। फिर नीचे क्या लगा हुआ है, टीडैप सेट्स अप पवेलियन एट ट्रेड फेयर इन दुबई। और मेरे प्रोग्राम में उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रेड फेयर ये सेट कर लेते, बट अगेन वही चीज़ है कि ट्रेड फेयर के बाद सारा काम शुरू होता है। वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई टीडैप इज देयर इज टू डू अ लॉट ऑफ रोड शोज एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, कि दुबई में फेयर कर लिया, जर्मनी में कर लिया, बट अगेन आफ्टर द फेयर द होल वर्क स्टार्ट्स कि वहाँ पे हुआ क्या, कितने आपने डील साइन किए, कितनी चीज़ें आप लोगों से, उसके बाद कितना आपने फॉलो अप किया। वो कहते हैं वो सब होता ही नहीं है, सिर्फ घूम फिर के लोग आ जाते हैं, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, विच इज सो रॉन्ग कि यू नो हम लोग एक्सपोर्ट्स के लिए मरे चले जा रहे हैं, एंड वी हैव इंस्टीट्यूशन कॉल्ड टीडैप बट नोबडी इज यूटिलाइजिंग इट। सो दैट्स बेसिकली इट कि GSP का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एंड द रूमर नहीं बल्कि बहुत ही मेजर न्यूज़ है कि जो GSP का स्टेटस हमसे ले लिया जाएगा। वो खुर्रम दस्तगीर फिर आगे टीवी पे ये बोल रहे हैं कि जी ये नहीं लिया जाएगा, बट आई थिंक लेट्स फेस इट, अगर लिया जाने का चांस है तो लेट्स ट्राई टू नॉट गिव इट अप एंड वर्क आउट एंड मेक श्योर दैट वी यूटिलाइज इट। तो ये तो हो गई सर ये चीज़।
कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि ओहदा मिलेगा तो भूल जाओगे ये सारी चीजें? सर मुझे कोई ओहदा चाहिए नहीं, पहली बार। नहीं हो सकता है मिल जाए फिर भूल जाओगे सारी चीजें। गुड न्यूज़ इज दैट नहीं सच बताओ, डच फर्म, मुझे किधर मिलना सर, आई डोंट वांट टू, इट्स अ डच फर्म इंटेंड्स टू बाय एंग्रो फूड्स सर, दिस इज कल से मैंने भी पढ़ी है, कल से मैं ये खबर देख रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डील ऑफ पाकिस्तान कॉर्पोरेट हिस्ट्री। एंग्रो कॉर्पोरेशन जो है, दे हैव 87% शेयर्स इन द एंग्रो फूड्स बिजनेस, ठीक है जी। और ये जो एक डच कंपनी है फ्रीजलैंड कैंपिना, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट आई थिंक दिस फ्रीजलैंड कैंपिना, ये जो है दे हैव शोन इंटरेस्ट टू बाय 51% शेयर होल्डिंग ऑफ एंग्रो फूड्स। अच्छा, एंग्रो कॉर्पोरेशन क्यों बेच रही है? सॉरी क्या करें? बट द डील आई थिंक इज टू द ट्यून ऑफ हाउ मच? 460 million US dollars, which is going to be 51% शेयर होल्डिंग और इन एंग्रो फूड्स। 87% अभी एंग्रो कॉर्पोरेशन के पास है, वो 36% सेल करेंगे अपने शेयर्स, और जो फ्री फ्लोट है उसका 13% का हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे, वो भी ये खरीद लेगा, ये डच कंपनी खुद ही खरीद लेंगे, डच कंपनी। सो दैट विल मेक इट टोटल 51%, इस तरह से होगा। No, I didn't get it. Why would they not like to sell more of the stake directly? That's how the deal is structured as per the news. Acha, why is Engro Corporation selling its stakes? Because they are doing a very good job in Pakistan as well. They don't need to sell it. The reason they're doing it is to generate funds for their energy business. They have a company which is called, I think they have some energy concern in Thar coal and some wind energy projects. So they want to finance those projects, and they want to raise money from here. So I think it's a good deal, and it will take 6 to 8 months. The due diligence has started. The deal is very good. Now I won't like to talk about Engro. I would like to talk about Pakistan's food industry. If you permit me for 5 minutes. Please. And I would welcome that if you could also bring some points. देखिए, first things first. Let me just tell you कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी मसला ये है कि हम सही से इंटीग्रेशन नहीं कर पाते when it comes to or we do not diversify properly. मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फूड और एलाइड इंडस्ट्री की बात कर। प्रॉब्लम ये कि क्या पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। निशान है, नो वन सेल्स a goose laying the golden they have a reason to sell it, very clear reason. सर रीजन तो बहुत सारे ना, रीजन तो सारी मल्टीनेशनल पाकिस्तान make sense logical. नहीं, बहुत सारी मैं इनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ ना, मैं तो बात कर ही नहीं सर, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि आपने डेयरी को बोला कि डेयरी प्रमोट होगी, ये होगा वो होगा फलां होगा। मैंने ही नहीं कहा प्रमोट होगी, मैंने तो इनकी ये सेल आउट कर रहे हैं सर, इनकी बात कर ही नहीं रहा मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी तो प्रमोट, डेयरी का तो बुरा हाल है पाकिस्तान, वी आर द 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर और स्टिल वी इंपोर्ट डेयरी प्रोडक्ट्स, व्हिच इज शेम अगेन। प्रॉब्लम मैं आपके सामने वही रखना चाह रहा हूँ कि इशू ये है कि इट इज़ नॉट हाउ मच डेयरी यू आर प्रोड्यूसिंग, इट इज़ हाउ वेल यू आर एबल टू सेल इट। वो तो खैर उसमें नोट वो तो अगेन एक और इट्स अ फ्लॉप स्टोरी अगेन, वो तो उसमें कोई बात दो राय नहीं है। इसमें जो है लाइक सो मेनी अदर फ्लॉप स्टोरीज, तो देयर आर मेनी फ्लॉप स्टोरीज एंड दिस सेज अ लॉट अबाउट पाकिस्तान's politico-economic scene. यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। को फिर नहीं कहूँगा, again the current leadership, the past leaderships, most of them, some of them were good as well. It's all about people. लेकिन इसमें आते हैं leadership, sir. It's all about leadership. मजेदार किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जी, गुफ्तगू बस वक्त जल्दी गुजरता है। Let's take a short break. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक सक्सेस के बारे में बात हो रही थी। फिर जुनैद गुल साहब ने लीडरशिप के ऊपर सवाल उठा दिया। देयर इज मेजर लीडरशिप इन क्रिकेट, लीडरशिप इन आवर कंट्री गवर्नमेंट, लीडरशिप इन आवर कॉर्पोरेट सेक्टर। इट्स द मेजर रीजन पाकिस्तान में ना मैन पावर की कमी है, ना लीडर्स की कमी है, ना विजनरीज की कमी है। सर, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। नहीं है सर, मैं इसमें आपके साथ इख्तिलाफ करता हूं। सर, नो टू थिंग्स अबाउट इट। वी हैव अ ग्रेट मैन, वी डोंट हैव, वी जस्ट नीड टू गिव देम द राइट चांसेस, राइट प्लेसेस। ये अगर हर जगह भरते रहेंगे ना, रॉन्ग मैन एट द रॉन्ग प्लेस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, सर, राइट मैन राइट जॉब बहुत जरूरी है। सर, मैन विल फाइंड हिज प्लेस ऑटोमेटिकली। नहीं होता ना सर, ऑटोमेटिकली इवन इन द वर्स्ट ऑफ सिचुएशंस। पाकिस्तान में यार मतलब सर इन द वर्स्ट, जी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सीधी बात, वेरी सर इन द वर्स्ट, हम बाहर जाके कैसे अच्छे काम कर लेते हैं इन द वर्स्ट ऑफ गेटोस, बाहर जाके कैसे काम कर लेते हैं, बाहर जाके भी हम कुछ खास नहीं कर पा रहे और अपोलोजाइज हैं। क्यों, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप उसमें भी कहते हैं नहीं, उसमें कंट्री का रोल होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सुन लें सर, खादिम की सुन लें। Even in the worst ghettos in Latin America, the best footballers are created.
in the poorest neighborhood, सुन ले, in the poorest neighborhoods of the world, बड़ी अच्छी बात की है, जो poorest ghettos of फुटबॉल कैसे निकलती है यार, जब वो बच्चा नेचुरली टैलेंटेड होता है ना, एक फुटबॉल एसोसिएशन बनी हुई होती है उसकी मोहल्ला लेवल की, फिर बनी हुई होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, फिर बनी होती है एक स्टेट लेवल की, फिर बनी होती है कंट्री लेवल की, सर इंस्टीट्यूशंस डेवलप्ड हैं, इसकी वजह से उसका जो टैलेंट है वो नर्चर हो जाता है। यहाँ पे लियारी में फुटबॉलर भरे पड़े हुए हैं, बट हु विल नर्चर देम बिकॉज देयर इज नो इंस्टीट्यूशन, दैट इज द मेन प्रॉब्लम सर। टैलेंट की कमी नहीं है। आई थिंक हियर सर मैं आपको लिख के बता रहा हूं। नहीं सर ऐसी बात, आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। भाई मैं नहीं, वो तो आपकी मर्जी है ना, आप आंसर कर लो क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक तो कुछ प्रूव या डिस्प्रूव नहीं हुआ। इंस्टीट्यूशनल नहीं बने हुए यार, देखें अभी तक तो जुबानी कलाम, क्रिकेट के इंस्टीट्यूशन बने हुए नहीं बने हुए, क्रिकेट क्या थर्ड क्लास कारकर्दगी दिखाई यार। मेरा क्रिकेट की बात नहीं करना, मेरी जज्बाती हो जाऊंगा। नेशनल क्रिकेट का बुरा हाल है, डिस्ट्रिक्ट जो हमारी लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट का बुरा हाल है हमारी। वो इमरान खान बचपन से बेचारा यही कह रहा है यार इसको सेट करो, सही करो, वो हर जो एक्स क्रिकेटर है वो यही कहता है। चलो एक जुमला बोलूंगा फिर आगे चलते हैं। क्रिकेट के ऊपर मुझे जज्बाती ना करना, एक जुमला बोलूंगा। क्रिकेट को अगर पाकिस्तान, सियासत की बात नहीं, क्रिकेट को अगर पाकिस्तान की ठीक करना है, इमरान खान के हवाले कर दो, वो इनको जिस तरह से ट्रीट करता था ना, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह ये लोग संभलेंगे। आगे चलें। बट एक बात मैं ऐड करूं इसमें, अगेन लीडरशिप का इसमें कमाल आता है। इसमें बात ये थी कि अगर वो इनको ट्रीट करता था ना, अगर वो बोलता था कि 4 चक्कर लगाओ ग्राउंड के, पहले 8 वो खुद लगाता था। दैट्स द लीडरशिप। वो अभी भी लगाता है सर, वो वैसे ही मुझे उसकी पॉलिटिक्स में वो कोई नहीं है, मैं एज अ क्रिकेटर बात कर रहा हूँ। जी सर। सर शह सुर्खी एक पढ़ दूं, बाकी शह सुर्खियां छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पर जल जाएंगे। इंडियन ब्लेम गेम ऑन पठानकोट अटैक अनहेल्पफुल पाकिस्तान, बिल्कुल 100% अग्रीड। और इसके अंदर जो है वो ऐसे बता रहे हैं, गालिबन ऐसे इंडियन मीडिया बता रहा है कि शायद चंद हिस्से जो हैं पठानकोट एयरबेस के, उनमें एक्सेस भी दिया जाएगा चंद हिस्सों के अंदर, कि अगर कोई टीम विजिट करती है। लेम जो एक्सक्यूजेस है ना, आई डोंट इवन थॉट। अच्छा मैं बड़ी मजे का एक आर्टिकल पढ़ रहा था ऑन दिस ब्रिक्स, व्हिच इज दिस ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स का नाम कैसे पड़ा? बड़ी मजे की स्टोरी लिखी हुई है, इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल का वो था, वो पढ़ रहा था मैं। BRIC, ये 2001 की बात है जब गोल्डमैन सैक्स एक बैंक था, उसमें उनके एक रिसर्चर थे, आई थिंक ओनील और समथिंग, हु वाज विद गोल्डमैन सैक्स एट दैट टाइम। वो देख रहे थे कि यार कि नेक्स्ट जो हमारी इनकी वर्ल्ड की ग्रोथ आएगी वो कहाँ से आएगी, तो ही वाज वर्किंग आउट अ रिसर्च पेपर। उन्होंने कहा यार ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना आर गोइंग टू बी द कंट्रीज फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट 5-6 years growth will come. Even though at that time Brazil was not doing as well as it was doing 2 or 1 year ago, and even Russia was not in that, but still he said that, you know, अच्छा अब एक उन्होंने टर्म कॉइन कर दी BRIC। अब वो टर्म इतनी मशहूर हो गई कि यार इन BRIC कंट्रीज ने 2006 में एक न्यूयॉर्क में समिट भी कर दी अपनी जी। अब उस पर क्वेश्चन मार्क ये उठा कि यार ये BRIC में कोई अफ्रीकन कंट्री तो है ही कोई नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा देखिए कौन सी वहाँ अच्छी है, तो उन्होंने कहा एक नाइजीरिया अच्छी कर रही है और एक साउथ अफ्रीका कर रही है। उन्होंने कहा यार साउथ अफ्रीका का एस जो अच्छा सेट कर बैठता है, तो दैट्स व्हाई दे इंक्लूडेड एस। साउथ अफ्रीका हो सकता है ऐसे नहीं यार। आई विल शो यू द सोर्स, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू। इकोनॉमिस्ट पे लिखा हुआ है सर ये, उसका टॉपिक का आर्टिकल का आप गूगल कर लीजिएगा, उसकी हेडिंग ये है, इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन्स हाउ ब्रिक्स वाज फॉर्म्ड। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर इट विद यू गाइस। वो इस तरह ब्रिक्स बनी। अच्छा मजे की बात क्या है, अब नाउ यू लुक एट द ब्रिक्स, मैं ये लेके क्यों आया हूं ब्रिक्स। इंडिया पट्टा बैठ रहा है, मतलब वो ब्ला ब्ला जो भी कर ले, मैं तो बड़ा उसका मतलब वो बजट डेफिसिट, इकोनॉमिक डेफिसिट, वो बातें ज्यादा कर। ब्राजील तो सर आज अखबार में है दैट ब्राजील इज गोइंग टू पोस्ट द 25-year लोएस्ट ग्रोथ। बुरा हाल, ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं सेंचुरी में कभी इतनी, ये वेनेजुएला के बाद उस साइड पे ऑफ द कॉन्टिनेंट इज द वर्स्ट इकोनॉमी which was going so well, which was the emerging market. Giving a lot of examples. So मेरा कहने का मकसद ये है कि आज से 2-3 साल पहले जो रिसर्चर्स इकोनॉमिस्ट ने ब्रिक्स बनाया था, उनमें से if you look at it, China is not doing that well. रशिया का बुरा हाल है, ऑयल वेंट सो डाउन। ब्राजील आपके सामने है, इंडिया आपके सामने है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, ऑल द कंट्रीज, साउथ अफ्रीका इज कोई इतना लाइमलाइट में नहीं है, तो दैट इज आल्सो नॉट डूइंग दैट वेल, मुझे नहीं पता उसके बारे में इतना। सो ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज व्हिच वर द नेक्स्ट इमर्जिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड एंड फ्रॉम वेयर द वर्ल्ड ग्रोथ वाज सपोज्ड टू बी फ्यूल्ड आर नॉट कमिंग आउट टू बी एज पर व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड टू डू। तो इसका मतलब ये है कि नोबडी एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 5-6 years क्या हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च फर्म्स हैं, बैंक्स हैं, एंड लुक एट ऑल द ब्रिक्स व्हाट्स हैपनिंग टू देम। And that's, I told you how BRICS was formed. Brazil is doing in real bad shape as well now. तो मैं चाहता था शेयर करूं, I'll email you the link as well. But नहीं आप भेजिएगा, कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर भी उनको। People can Google that as well. Economist explains how BRICS was formed. तो maybe they'll get this article. हाँ बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, और लोगों को मैं कन्विंस करता रहता हूँ कि थोड़ा बहुत पढ़ें।
लेकिन ये भारतीय अदाकाराओं की जो के बारे में मालूमात लेना ज़्यादा पसंद करते हैं हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज की निस्बत या पाकिस्तान की मईशत की निस्बत, तो वो फिर ज़्यादा मकबूल हो जाती है। यार इसका द इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई इज साउथ अफ्रीका इंक्लूडेड इन ब्रिक्स। अच्छा, ये है इसका टॉपिक। तो आपका कहना ये है कि उन्होंने हरूफ पूरे करने से इसलिए उन्होंने डाला, ये कहते हैं सर मैं नहीं मानता सर, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं तो मैं ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। मैं इस लिंक को शेयर करूंगा, इस लिंक को जरूर शेयर करूंगा। सर मल्टी बिलियन रुपी स्कैम डिटेक्टेड इन पंजाब हेल्थ मिनिस्ट्री। ये तो गड़बड़ हो गई सर। कॉटन पे पंजाब से मुझे याद आया, हाँ। कॉटन का हमारा बुरा हाल है, और जो कॉटन की हमारी ग्रोथ है दैट इज आई थिंक दैट इज डाउन बाय अराउंड 34% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें सिर्फ जो मेजर कंट्रीब्यूटर है इसकी ग्रोथ के डिक्लाइन का दैट इज पंजाब। 44% decline in the growth of cotton in Punjab and 5% in Sindh. It's very unfortunate, लेकिन to be very frank, and these numbers are coming from the Pakistan Cotton Ginners Association of Pakistan. अच्छा, मैं अब आपको थोड़ा सा shame again, I mean, what is happening? सर खादिम अब आपको बताता है कि हमेशा जब पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं, उसको रिवैम्प करने की भी बात करते हैं, एंड ऑब्वियसली समटाइम्स वी आर सब्जेक्टिव, समटाइम्स वी आर ऑब्जेक्टिव, लेकिन मैं आपके सामने रख दूं, दरअसल हमें एडवांटेज सिर्फ एक ये था माजी के अंदर कि हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट काफ़ी चीप थी, जिसकी वजह से हम कम्पीट कर पाते थे। अनफॉर्चुनेटली अब वो इक्वेशन इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि वेज प्राइस स्पायरल वाला प्रॉब्लम आ गया है। हमारे यहाँ महंगाई की शरह के अंदर इजाफा हो रहा है, इर्रिस्पेक्टिव के गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स क्या कहती हैं। उस महंगाई की वजह से अब लोगों की तनख्वाहों में इजाफा, और आपके पास कोई कंपेरेटिव एडवांटेज है ही नहीं ना। बात यह कि कॉटन बनाने वाला तीसरा चौथा मुल्क ये इररेलेवेंट है, क्योंकि अब तो फ्री मल्टीलैटरल ट्रेड का दौर आ गया। अब आपने एफिशिएंसी, आप उस वक्त कह रहे थे ना, उस दिन बात कर रहे थे माइग्रेशन और इमिग्रेशन और ये जो क्राइसिस यूरोप के अंदर आ रहा है, हमें अंडरस्टैंड करना है कि सब चीज़ें जो हैं वो मतलब ये कि फिलैंथ्रोपी में नहीं की जा रही। प्रॉब्लम ये, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। देखिए मसला ये है कि अगर कहीं से माइग्रेंट्स चाहिए यूरोप को, तो एक ऐसी जगह से चाहिए होंगे जहाँ के चेहरे जो हैं वो यूरोपियन से मिलते जुलते हों। सीरिया एक ऐसा मुल्क है विच इज़ आइडियल। आपने चेहरे देखें, ऐसे खूबसूरत चेहरे। सर सुन लें सर, मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका नाम देखें, हाइपोथेटिकल है ना, हाइपोथेटिकल है। अब आप मेरी बात सुनिएगा, अगर आपको उसमें मंतक लगे ठीक है, नहीं तो मुस्तरद कर दीजिएगा। प्रॉब्लम ये पाकिस्तान से मंगा लें क्या? प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं मंगवाते ना हम, जिधर जाते हैं हम जो करते हैं, फिर उसके बाद वो आप देख चुके हैं। हर यार आपको बुरा लगे, अच्छा लगे। Canadian Pakistanis living in Canada, lots of Pakistanis living in New Zealand, lots of Pakistanis living in South Africa. They're doing quite well, and वहाँ जाके हम लोग बड़े उनके रूल्स फॉलो करते हैं। What are they doing for Pakistan? सर हमें अगला क्वेश्चन आपसे, what will the Syrians do for Syria? मैं आपको वही बता। My question is, what will the Syrians do for Syria? खादिम आपको बताते हैं। सर look what the Iranians have done for Iran. मैं आपको बताऊंगा बाहर जाके। जी जी, स्टेटलेस बन के आज उन्होंने अपने मुल्क को दोबारा से मेन स्ट्रीम में लेकर आए। आपका क्या ख्याल है, तेहरान में बैठकर ये डीलें साइन हुई हैं? लॉबी की है? ओह ऑफ कोर्स लॉबी की है। I have not heard, with all due respect, I have not heard of any lobby sitting in the US, in the Senate, और मुझे तो नहीं। सर खादिम कहता है आप नेट पे जाकर रिसर्च करें। मेरी खादिम आपको बताता है सर, जितना इरानियन स्टेटलेस अमेरिका के अंदर बैठा है, जितना इरानियन स्टेटलेस जूइश लॉबी है ना अमेरिका में, ठीक है जी, मतलब they have total control over the Senate and everywhere in the, so they don't let anybody else. The number 2 lobby now, मुझे और मजीद राज खोलने पर सर आप खोले राज, नहीं इसमें राज की बात नहीं है। देखो यार, वहाँ पे जूइश लॉबी है, उसके बाद you'll be surprised the next biggest lobby coming up is Indian lobby. सर खादिम की एक और बात सुन लें, एक ऐसा शख्स जिसकी दादी आज भी झुग्गी में रहती है, उसका पोता आज अमेरिका का सदर है। नहीं सुन लें, अलग डिबेट नहीं है सर, लॉबी की आप बात कर सर, लॉबी सुन सेपरेट डिबेट। इस तरह तो वहां पर की बात कर रहा हूं, वहां तो सियाह फाम लोगों के खिलाफ जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन एक सियाह फाम आदमी अमेरिका का सदर बना बैठा। सर सुन लें ना सर, मैं मानता हूं इस बात, सुने। और उस बंदे का नाम बैरक नहीं है, उसका नाम है बुर्राक हुसैन, ठीक है? नहीं डिफरेंट नहीं है ना सर, आप क्या है माइकल डेविड? नहीं है ना डिफरेंट सर, ये सब चीजें मैटर करती हैं। I know it matters. What I'm saying is कि जो हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं सर, थोड़ा सा हम बुरा मान जाते हैं इस बात का। अमेरिका में फ्रीडम एंड लिबर्टी जो है ना, I'm just trying to clear out the facts that I know. मैं सिर्फ वो पेश कर रहा हूँ सर। अमेरिका के अंदर फ्रीडम एंड लिबर्टी जो है ना, दैट रेन्स सुप्रीम राइट नाउ। लॉबी है तो बर्नी सैंडर्स कौन है? अभी तो इलेक्शन बर्नी सैंडर्स को जीतना चाहिए। यार वो उनकी कंट्री का कल्चर है, दैट्स द वे द कंट्री इज बिल्ड अप, दैट्स द वे द इंस्टीट्यूशंस आर बिल्ड अप। उसमें पाकिस्तानियों का या किसी और मुल्क के माइग्रेंट्स का किसी मुल्क में जाके अपने मुल्क के लिए बॉबी जिंदाल बन गया अमेरिका का सदर।
नहीं बना ना, इंडियन था, लोग बोल रहे थे बॉबी जिंदाल अमेरिका का नया सदर होगा, बना? जैसे मैंने नहीं बना ना सर। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि इंडियन लॉबी इज वेरी स्ट्रांग इन अमेरिका, इन द यूएस इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग सर। लेकिन आफ्टर जूश लॉबी इज द यूएस इज इंडियन लॉबी सर। देखिए जहाँ वो सारे अपने चीजें बनवाते हैं, लॉबी करते हैं, which answers your questions, which answers your question। किसने किया सर? which answers your question कि इंडियन वहाँ पे सिटी मेकर प्रेसिडेंट कैसे बन जाता है? सर there is a strong lobby और उसका फॉरेन पॉलिसी से बड़ा ताल्लुक है गहरा। ये तो इस दफा सिर्फ एक बूदी वहाँ पे आ गया है जो उनका पट्टा बैठ रहा है, उससे पहले they have always been able to get some good leaders। मैं बात ये मानता हूँ। मुझे लगता है आपने पाकिस्तानी अखबार बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। नहीं सर, मेरा एक बड़ा क्लियर स्टांस है। दीवारों पर लिखा हुआ जो कुछ था वो आप समझ गए। सर मेरा एक बड़ा क्लियर स्टांस है इस बारे में। अमेरिका का फाइनेंशियल बेलआउट लीडर्स खराब हो सकते हैं, पाकिस्तानी लीडर्स खराब हो सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद पाकिस्तान, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द टैलेंट ऑफ बात ही नहीं कर रहा। मेरा बड़ा क्लियर है। मैं बात आपसे ये कर रहा हूँ कि आप लॉबी की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल बेलआउट किसने दिया अमेरिका को? तो मैं तो उस पे कोई आपसे इतराज नहीं कर रहा। इजराइल ने दिया बेलआउट, मशरिक़ वुस्ता के ममालिक ने बेलआउट दिया। अलग एंगल है यार, यार आप का माल बात कर रहे हैं। लॉबी नोटू से होती है, नोटू से लॉबी बनती है। इट्स नॉट द मनी ओनली यार। मैं जब लॉबी की सर जब मैं लॉबी की बात करता हूं ना, इज द लॉबी इज टू गेट देयर राइट्स inculcated into the system of the US. That's the lobbying part. The financial bailout part is सिटी बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? यार वो आप बोल रहे हैं अर्जुन पंडित को इस वजह से बनाया गया क्योंकि इंडियन लॉबी। मुझे जरा ये बता दें, वो इंडियन लॉबी नहीं है। मुझे ये बता दें प्रिंस वलीद बिन तल्लाल कौन है? जान वो इंडियन लॉबी नहीं है, वो लॉबी नहीं है, दैट्स फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। सर आप मुझे ये बता दें, आपने कहा टू डिफरेंट थिंग्स, एक लॉबिंग है। मैं आज की तारीख का नहीं जानता, मैं आज की तारीख का नहीं जानता। These things does not, they never happen overnight. प्रिंस वलीद बिन तल्लाल सिटी ग्रुप या सर, they never happen overnight. It takes time. It grows with time. 40-40 साल लग जाते हैं। सर ये राज मुझसे फाश करवाओगे? फॉरेन पॉलिसी बनाने में टाइम लग जाता है। हमने कोई फॉरेन पॉलिसी बनाई नहीं। नोटू सर, इट्स अबाउट मनी। It's never always about money. सर मेरी बात मान ले। It is never. It's the combination of. It's the combination of everything. It's money. It's your policies. It's your foreign policy. It's your lobbying. It's all together. हमारे lobbying यार, हमारे जो leaders lobby किस पे करते हैं? अपनी जगह बनाने के लिए अपने मुल्क के अंदर। हम लॉबी अपनी नेशन के लिए नहीं कर रहे होते। अब मेरे भी ज़बान नहीं खुलाओ यार। तो नहीं आप खोले ना, मजा आ रहा है मुझे तो। मशहूर तारीखी सर लॉबिंग एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर, कोई चीज आइसोलेशन में काम नहीं करती। तारीखी एक बात आपके सामने रखूंगा, हो सकता है उसकी मजहबी रेफरेंस भी हो। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। आप अभी ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपने पाकिस्तानी अखबारात और यहाँ की कहानियां बहुत मैं वो बात ही नहीं कर रहा। अगर मैंने पाकिस्तानी अखबार पढ़े होते ना, अगर मैंने पाकिस्तानी अखबार पढ़े होते तो खुर्रम दस्तगीर, एहसन इकबाल, इस तरह मेरे फेवरेट ना होते फिर। अगर मैंने if I had believed what the papers say, if I had believed that, whole thing is that कि भैया यहाँ पर नोटू का काम चल रहा है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, but nothing works in isolation. यार you have to understand that. मशरिक़ वुस्ता ने अमेरिका में टाइट लगाया हुआ है। उसकी वजह they have money to invest, they have to invest, that's it. These petro they don't come like this. बड़ा अच्छा नाम लिया। Who are the biggest consumers? पेट्रो डॉलर, बड़ा अच्छा नाम लिया तुमने यार। आपने कहा वेरी गुड। ये पेट्रो डॉलर क्यों बना था? You know the background. You want me to tell you again? आप दोबारा से बताएं, हमारे नाजरीन के लिए अच्छा है ना। सर ये पेट्रो डॉलर्स जो है, I can't really, I cannot. चलिए आगे चल के the facts are so harsh कि हम बात नहीं कर सकते उस पे यार। देखें सर सीधी सादी में पेट्रो डॉलर itself means a lot. देखें असल में बात ये है कि जब आपने बात की लॉबी की, तो मैं थोड़ा सा वजाहत से आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सियासी लॉबियाँ जो तैयार होती हैं वो सारी दुनिया के अंदर जमहूरियत के मुतालिक, जमहूरियत को मुसल्लत करने के लिए दुनिया में हर जगह पर जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर आमरीत, बादशाहत और थियोक्रेटिक स्टेट्स फॉर्म्ड हैं, वहाँ पर तो वो उंगली नहीं उठाते। आप सवाल पूछे ना वेस्ट से, सर दिस इज लॉबी, इससे कहते हैं लॉबी। आप समझें लॉबी को, उनको क्यों नहीं छेड़ा गया? आप वजह यार सर खादिम they have their interest there, मुझे खत्म हो गया अब समझ इतना मैं कह देता हूँ। they had interests there which are now diminishing. इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। Would you understand what I mean now? Sir, you have again then I'm trying to tell you, the biggest fear right now in their minds is the indigenous evolution of a certain ideology in their territories. This is throughout Europe and the United States of America, and you know why it's there? Because of open financing of a certain mindset and ideology in their country without anyone stopping them. That's why dangerous. Preaching in jail. सर देखें, बात मैं आपको बड़ी फ्रैंक बता रहा हूँ, इसमें कोई रुकावट नहीं आई।
इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। Exactly. They have massive investments throughout the world. Did you watch Big Short or not? मैं कहा था Big Short देखना। नहीं, मैं देखूंगा जरूर, देखूंगा। उतर जाएगी। उसके बारे में एक और खबर है। No Big Short, SHORT short, yet for hedge funds on Brexit. वो कहते हैं कि hedge funds who's speculating contributed to the pound's devaluation in 1992. अब वो speculation ऐसी कोई नहीं है कि there will be a meltdown of pound sterling because of UK opting out of the European Union. तो ये I like the headlines, so I said, you know, मतलब the news आपको Big Short की जो है वो headline पसंद आ गई। You have to watch that movie and मैं आपको एक और you will fall in love with that movie. एक और भी बड़ी मशहूर फिल्म है, आपको बताना था, लेकिन वो आप देखिएगा नहीं। I think this एक ऑस्कर उसके अंदर भी मिला। ये मूवी जो है ना, I think the viewers should watch this movie as well if they want to understand what happened in the financial crisis of the US and the way they have explained it. Wow. And who bailed them out? ये भी जरा वो तो उसमें जिक्र नहीं है उसका। फिर आप बोल रहे हो ना वही बात। उसकी वजह और है। सर देखें, असल में देखें, बहुत सारे ऐसे इंकशाफात होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे राज होते हैं जिन पे से जब पर्दा हटता है तो इंसान को हकीकत का पता लगता है। ये कभी कभार पाकिस्तान में भी हो जाता है, आपने देखा होगा, है ना, हो जाता है ना कभी कभार। तो इसी तरह जब उन राज जो हैं, वो जो राज हैं, जब वो खुलेंगे और इंकशाफात होंगे तो आपकी भी आंखें जो हैं वो चुंधिया जाएंगी। बतौर मुल्क के मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी जब आपको पता लगेगा कि लक्समबर्ग, स्विट्ज़रलैंड और दीगर यूरोपियाई ममालिक के अंदर हमारे लोगों की जो सरमायाकारी है वो उनको कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बना देती है। जब ये बातें आपको पता लगेंगी कि दूसरे और ममालिक जो इधर उधर हैं वहाँ पर पाकिस्तानियों का क्या लेन देन है, युगांडा के अंदर पाकिस्तानियों का क्या लेना देना है, पाकिस्तानी साइंसदानों का टिम्बकटू से क्या लेना देना है। नहीं, ये सारी बातें हैं ना सर। पाकिस्तानियों का एक जजीरा नुमा जंजवा से क्या ताल्लुक है सर? देखे ना, फिर तो राजफाश होंगे बहुत सारे। तंजानिया से क्या ताल्लुक है सर? देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बात आपको यही मैं बता रहा हूँ ना सर। पाकिस्तानियों का ताल्लुक कहाँ से किधर कितना है। और यहाँ कराची शहर वाले कितने लोग हैं जो कि सवाहिली जुबान बोल लेते हैं, और सवाहिली पट्टी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान या बरे सगीर से है। तो we will become massive, you know. Whatever everything said and done, nation का talent is amazing. सर मैं सुबह जो खबर पढ़ी थी ना GSP वाली, उस खबर अच्छा, मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं करता जो आपने बात की है। मैं उसको थोड़ा वाज़ेह कर दूं कि टैलेंट वाली जो आपने बात की है, इससे मैं कतई इत्तेफाक नहीं करता। नहीं, उसकी कतई इत्तेफाक इस वजह से नहीं करता कि हमें टैलेंट नहीं है, क्योंकि टैलेंट फरोग देने से पैदा होता है। और हमारे यहाँ क्योंकि हम गलत अक़दार को फरोग देते हैं। नहीं, वो मैं आपकी उस बात से जुज़वी इत्तेफाक कर रहा हूँ ना। टैलेंट तो कभी नहीं है सर, जुज़वी इत्तेफाक। अल्लाह ने तो इंसान को बराबर बनाया ना यार। जुज़वी इत्तेफाक ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ने हमको टैलेंट ना दिया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता सर। लेकिन जाहिलों और अकल वालों में It is against the nature law, nature's सर, law. लेकिन जाहिलों और अकल वालों के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको करूँगा टैलेंट के मामले में, जुज़वी आपसे इत्तेफाक करूँगा, जुज़वी इख्तलाफ करूँगा। मसला ये है कि टैलेंट पनपने के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है, जिसका जिक्र आपने किया है, मैं उसको एंडोर्स कर रहा हूँ बात। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, इंडिजिनसली यहाँ पर टैलेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो मैं आपको खालिसतन ये बात कहना चाहूँगा कि मेरे आसपास देखने पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसको मजीद नर्चर करने की बहुत गुंजाइश। सर, अपनी कंपनी आप जुज़वी मैंने कह दिया ना, जुज़वी इत्तेफाक है, जुज़वी और लाइटर नोट चेंज योर कंपनी। अच्छा, मैंने सुबह एक बात की थी ना, बेनिफिट्स ऑफ GSP प्लस की जो बात मैं कर रहा था, उसमें एक बात उन्होंने ये भी की जवाद साहब ने कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो है ना, वो कहते हैं सीड्स के ऊपर कोई हमारी तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो है बड़ी हैम्पर हो रही है ग्रोथ। अच्छा, मर्केंटाइल एक्सचेंज, कॉटन एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान, किसी भी मर्केंटाइल एक्सचेंज का जो एक मेन रोल होता है वो जो होता है क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ गुड्स टू बी सिक्योर एंड स्टैंडर्डाइज्ड। सोशल मीडिया के ऊपर सवालात की भरमार हो गई, माजरत आपको थोड़ा सा रोकूंगा। वो मुझे बतलाया गया कि वो कह रहे हैं कि जायज़ा बताना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट के बारे में क्या आपकी राय, बात की थी हमने, नहीं, क्या आपकी राय पूरे हफ्ते के हिसाब से बनी है और उस राय के हिसाब से आगे क्या तासुरात पैदा होते हैं। मेरे लिहाज से अभी भी मार्केट बड़ी फ्लूइड पोजीशन के अंदर है और ये बड़ी लिक्विड है अपनी जो सिचुएशन है इसकी। अब आगे चल के क्या होगा इसके बारे में थोड़ा आप भी जिक्र कर दें, अपने आपके पसंदीदा ख़बरों की
रोशनी में। देखें स्टॉक एक्सचेंज का ताल्लुक है कि, और जहाँ तक इट वेरी डिपेंड लॉट डिपेंड्स ऑन द ऑयल, द वे ऑयल इज मूविंग अप एंड डाउन, इज वेरी हाईली वोलेटाइल। ओके, नाउ मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ आजकल के बारे में कि पहले क्या होता था कि इट वाज इजी टू प्रेडिक्ट और फोरकास्ट ऑयल इन द शॉर्ट टर्म एंड डिफिकल्ट इन द लॉन्ग टर्म। अब उल्टा हो गया हुआ है, शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। It is very volatile right now. It is looking good for a week. Maybe the way the worldwide markets are looking, they are also in the upward trend because of the good economics data of US as well. So I think next week also it looks to be going good. मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। इससे ज़्यादा आगे मैं forecast कर नहीं सकता because short term is very difficult right now. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने बड़ा मुतवाज़िन किस्म का एक जायज़ा दे दिया। नाज़रीन, हमारी ख्वाहिश यही होती है कि गुफ्तगू जारी रहे, काम की बात हम करते हैं और लोग एंजॉय भी करते हैं। अच्छा, कभी कभार बहस मुबाहिसा भी हो जाना चाहिए। लोगों ने कहा दोनों ही बंदे एक ही ज़हनियत के लाके बिठा दिए। देखो हमारा इख्तिलाफ थोड़ा बहुत है, ज़बरदस्ती का हम पैदा कर लेते हैं, अगर ना भी हो तो। आपका बहुत शुक्रिया जनाब गुल साहब, प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर बिजनेस प्लस बहुत ज़्यादा मुतारिक है। फेसबुक और ट्विटर के पते हमारे हर बुलेटिन के बाद आपको दिखाई देते हैं। अली नासिर और जुनैद गुल भी बहुत ज़्यादा मुतारिक रहते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हमसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, जुनैद गुल को, सारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।